प्रिय बच्चों, आज हम फिर आप लोगों के लिए संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में वर्ग अष्टम के लिए उनके पंचम पाठ आधारित व्याकरण से पाठ्य वस्तु जो समास बिंदु पर आधारित हैं उसे लेकर उपस्थित हैं। समास यदि पढ़ा जाए तो हम जो आप लोगों को समास बताएंगे ये समास वर्ग अष्टम से लेकर वर्ग नवम और वर्ग दशम तक उपयोगी होंगे, लेकिन सिलेबस के ध्यान में रखते हुए आपको जितना ही पूछा गया है वर्ग अष्टम के बच्चों के लिए हमें उतना ही बताना है। यदि आप इस पढ़ाए गए बिंदुओं को अपने उत्तर पुस्तिकाओं में लिखेंगे तो मेरा ये विश्वास है कि कुछ एक अंतर के साथ ये आपको वर्ग दशम तक और उससे ऊपर भी उपयोगी साबित होंगे। तो आइए अब हम अष्टम के आधारित समास पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज का भाग है पाठ्य भाग समासः। समासः इस कड़ी में पहले हम जानें समास किसे कहते हैं। समास किसे कहते हैं, इस बिंदु में संस्कृत में आपके स्तरानुगुण इसका डेफिनेशन लिखते हैं, जो है समशनम समासः। समशनं समासः अर्थात समास का अर्थ है संक्षेपण, बड़े से बड़े वाक्यों को संक्षेप कर दें, संक्षिप्त कर दें। ये पहला डिफिनेशन। दूसरा डिफिनेशन है एक पदी भवनम। एक पदी भवनम इति समासः। ये आपका दूसरा डिफिनेशन है। एक पदी भवनम का अर्थ है एक पद हो जाना। अब एक पद की विषय में जब चर्चा करेंगे तो दो या दो से चार पदों का या शब्दों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। हिंदी में इसका डेफिनेशन हम यूँ समझें कि जब दो या
दो से, जब दो या दो से अधिक पदों का एक हो जाना दो या दो से अधिक पदों का एक हो जाना समास कहलाता है। दो या दो से अधिक पदों का एक हो जाना समास कहलाता है। यही डेफिनेशन कहता है समसनंग समास का भी। संक्षेपण एक पदी भवनम इति समास। दो या दो से अधिक पद जब एक पद मिल जाते हैं तो वो समास कहलाते हैं। उदाहरण में बहुत सारे उदाहरण इसके मिलेंगे आपको। एक उदाहरण देखा जाए, गंगायाः समीपम, गंगायाः समीपम यदि कहते हैं तो गंगायाः षष्ठी विभक्ति समीपम, गंगायाः समीपम, ये दूसरा अर्थ हो गया। दूसरा एक और बात यदि बदलते हैं इसमें, गंगा जलम, तो एक उदाहरण लिखते हैं यहां हम, जैसे यथा यथा गंगायाः जलम, गंगायाः जलम शब्द क्या बनेगा, गंगा जलम। गंगायाः जलम, गंगा जलम, ये समास का एक उदाहरण है। गंगायाः, गंगा के जल, गंगा जलम, गंगायाः विभक्ति चिन्ह छोड़ दिया, वहां एक पद हो गया, समास कहलाता है। इसी को हम समास कहते हैं। दूसरा और उदाहरण हम आपको दे सकते हैं यहाँ पे। दूसरा बहुत सारा उदाहरण है मेरे पास, जैसे दिनम, दिनम उदाहरण है, दिनम दिनम प्रति, तो यहां प्रति पहले आ जाएगा, शब्द बन जाएगा प्रतिदिनम। दिनम दिनम प्रति यानी प्रतिदिनम, अर्थात प्रत्येक दिन क्रमशः, यह भी समास का एक उदाहरण है। अब हम यहां से चर्चा करते हैं समास के भेद। समास के मुख्य रूप से देखे जाएं तो भेद किसी किसी बुक में 4 कहा गया है, कहीं पर 5 बोला गया है, कहीं पर 6 कहा गया है, कहीं पर 10 भी कहा गया है। लेकिन समास की मुख्य भेद की यदि हम चर्चा करते हैं तो 4 से 5 मुख्य भेद हैं। 6 भी समास के भेद माने जाते हैं, लेकिन वर्ग अष्टम के लिए समास के 4 भेद ही आपके पाठ्य पुस्तक में बताए गए हैं, जिसे आप लोगों को पढ़ना भी है। तो 4 भेद, उन्हीं 4 भेदों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आपकी पुस्तक में पहला भेद जो बताया गया है वो है, उस भेद का पहला भेद, उसका नाम है
अव्ययी भाव समासः। अव्ययी भाव समासः। दूसरा भेद जो बताया गया है आपके बुक में वो है तत्पुरुष समासः। ये दूसरा भेद है तत्पुरुष समासः। तीसरा भेद द्वंद्व समासः। द्वंद्व समासः। चौथा भेद जो आपके बुक के अनुसार है बहुव्रीहि समासः। जहां बुक में अव्ययी भाव समास बताया है तो अव्ययी भाव एक ही समास है। तत्पुरुष समास के दो भेद हो जाते हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष और व्यानाधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष में कर्मधारय, द्विगु, नय समास, उपपद ये आते हैं। व्यानाधिकरण तत्पुरुष में विभक्ति तत्पुरुष जो द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक होते हैं, प्रथमा नहीं होता उसमें, तो उन तत्पुरुषों में आपको कारक की ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। कारक की ज्ञान की आवश्यकता है। कारक यदि आपने नहीं पढ़ा सही से तो फिर वो समास आप नहीं समझ पाएंगे। मध्यपद लोपी इसी में आ जाता है। तो ये सब समास के तत्पुरुष के ही भेद हैं। किसी बुक में द्विगु समास को अलग मान लिया गया है। जहां पर द्विगु समास को अलग माना जाता है वहां समास के 5 भेद हो जाते हैं, और जहां केवल समास जुड़ जाता है वहां समास के 6 भेद हो जाते हैं। कहीं पर नए समास, कर्मधारय समास, इन सबको भी अलग मान लिया गया है। तो उन स्थितियों में वहां पे समास के भेद 8 हो जाते हैं। अब यहां आगे इससे बढ़ते हैं तो जब द्वंद्व समास की चर्चा करते हैं तो द्वंद्व समास के भी 2 भेद हैं, समानाधिकरण और व्यानाधिकरण द्वंद्व। इसके भी भेद अपने बनते हैं। इसमें 4 भिन्न पदार्थ इत्यादि बहुत सारे सूत्र हैं। इतरेतर द्वंद्व, चार्थे द्वंद्व, इससे भी समास के भेद यहां बढ़ते हैं। द्वंद्व समास के, बहुव्रीहि समास के भी अपने भेद हैं। तो ये सब समास के मुख्य भेद और जो कहे जाते हैं। लेकिन वर्ग अष्टम के लिए यदि हम देखा जाए तो अव्ययी भाव समासः, तत्पुरुष समासः, द्वंद्व समासः, बहुव्रीहि समासः, ये भेद आपके पाठ्य पुस्तक के आधारित भेद हैं और इन भेदों को आपको पढ़ना होगा, इन भेदों को समझना होगा। और उससे पहले मैं आप लोगों को कहूँगा कि इन समास, इन भेदों को पढ़ने से पहले आप जो है सो कारक जो आपको पढ़ाया गया वर्ग अष्टम में, उस कारक को पढ़ें। और यदि कठिनाई हो तो आप हमसे चर्चा भी कर सकते हैं, बातचीत करते रहेंगे। कारक को हम भी बताएंगे, क्योंकि तत्पुरुष आपको अभी जो पाठ्य विषय वस्तु हैं आपके बुक में पेज नंबर 60 और 61, 60 में आपको तत्पुरुष समास है और 61 में द्वंद्व समास है। यही 2 समास आपको पढ़ने हैं। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उनसे चर्चा करने से पहले मैंने लिखा है अव्ययी भाव समास, तो अगले दिन
अगली कक्षाओं में हम अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में चर्चा करते हैं। आज की यह वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, यही कक्षा रोकते हैं। अगले दिन फिर हम आपके लिए उपस्थित होंगे अव्ययीभाव समास के साथ। धन्यवाद।